नमस्कार बच्चों, बीए सेकंड सेमेस्टर 3 में जयशंकर प्रसाद के लघु प्रश्न उत्तर हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद ने आनंद सर्ग के माध्यम से दार्शनिकता पर अधिक बल दिया। इसको स्पष्ट कीजिए। दार्शनिकता क्या है? आध्यात्मिक विचारों से संबंधित होती है। तो प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कात्यायनी के पौराणिक और ऐतिहासिक आख्यान पर आधारित है, क्योंकि इसकी ऋग्वेद और महाभारत और विष्णु पुराण में कथा वर्णन है कि जब महाप्रलय आया था, सृष्टि का जल प्लावन की घटना हुई थी, तब मनु और श्रद्धा बचे थे, उन्हीं से यह सृष्टि का निर्माण हुआ था। तो कवि ने इतिहास के साथ साथ रूपक भी बनाया है। रूपक क्या होता है? एक कहानी के रूप में बनाया है, एक प्रतीक के रूप में बनाया है। उन्होंने मनोविज्ञान का कात्यायनी में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। मनोविज्ञान का मतलब है तो जो मनु था वो बुद्धि के प्रयोग के द्वारा अपने जो प्रजा थी उससे युद्ध हो जाता है और प्रजा से दुखी होकर के कैलाश पर्वत पर अपनी आत्मा तपस्या करता है, लीन हो जाता है। तब श्रद्धा उसके आकर के दोनों तपस्या करते हैं, उन्होंने आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो मनोविज्ञान मन से संबंधित आदमी, आज का आदमी मशीन उद्योगीकरण के कारण दुखी है, तो उसका सुंदर वर्णन किया गया है। प्रसाद ने जगत और जीवन के विभिन्न गतिविधियों को दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर यथार्थ रूप से चित्रित किया है। कात्यायनी काव्य के अंतिम सर्ग आनंद में कवि ने महाकाव्य की कथा को दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर आनंदवाद और समरसता को प्रकट करके नया मोड़ प्रदान किया है। मनु और श्रद्धा के कैलाश पर पहुंचने के बाद मानव ईड़ा सारस्वत नगर के निवासी उन्हें ढूंढते हुए कैलाश तक पहुंचते हैं और वहां के सभी भौतिकता से कहीं दूर हटकर आध्यात्मिकता से जुड़ते हुए एक असीम आनंद प्राप्त करते हैं। राग द्वेष की भावना खत्म हो जाती है और उन्हें अपने अंदर एक आत्मा की ज्योति दिखती है। वे आपस में एक दूसरे से लीन हो जाते हैं। पूरा विश्व एक कुटुंब दिखता है। प्रसाद की ऐतिहासिक तथ्यों के स्थान पर दार्शनिकता का अधिक बल दिया गया है। इन पंक्तियों में कहता, हम अन्य न और कुटुंबी, हम केवल एक हम ही हैं। तुम सब मेरे अवयव हो, इसमें कुछ नहीं कमी है। सापित न यहाँ कोई तापित पापी न यहाँ। जीवन वसुधा समतल है, समरस है जो कि जहाँ है। तो यहाँ सब कुछ समरस थे, वहाँ वसुधा माने जो धरती थी, वहाँ सब कुछ समान दिखाई दे रहा है। तो अगला प्रश्न है, आनंद सर्ग के आधार पर श्रद्धा का चरित्र चित्रण कीजिए। श्रद्धा नायिका थी ये। तो जयशंकर प्रसाद ने आदर्शवाद के दृष्टिकोण से श्रद्धा का चरित्र चित्रण किया है। श्रद्धा कात्यायनी महाकाव्य की नायिका है। नायक कौन है? मनु है। और नायिका कौन है? श्रद्धा है। श्रद्धा विश्वास है का प्रतीक है, जिसमें नारी के सभी गुण समाहित हैं। वह एक पतिव्रता नारी है। उसके हृदय में क्या क्या गुण है? दया है, ममता है और अक्षमा है, सरलता है और निष्कपटता है के भाव भरे पड़े हैं। वह पति की सेवा को परम धर्म समझती है। वह पति तपस्या कर रही है तो उसके लिए फूलों की अंजलि लेकर खड़ी है। वहां पर मनु बैठे ध्यान निरत थे उस निर्मल मानस तट पर। सुमनों की अंजलि भरकर श्रद्धा खड़ी निकट में। तो श्रद्धा हमेशा मनु की सेवा में तत्पर रहती थी, इसीलिए पतिव्रता थी। और अगला है, वह अक्षमा की साक्षात मूर्ति थी। ये 4 नंबर का आ सकता है। उसकी साक्षात मूर्ति कैसे थी वह? क्योंकि उसने जो ईड़ा ने प्रजा और मनु के बीच में संघर्ष करा दिया था, युद्ध करा दिया था, तो इसीलिए उसने ईड़ा को कुछ न कह करके उसको क्षमा कर दिया था। श्रद्धा के मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट नहीं थी। उसका सब बड़ा प्रमाण तब मिलता है जब कैलाश पर्वत पर ईड़ा जो श्रद्धा के पैरों में नतमस्तक हो जाती है, उससे क्षमा याचना करती है और उसकी ममता के वशीभूत होने के कारण वह स्वयं को यहाँ आना बताती है। क्या कहती है ईड़ा? क्या कहती है यहाँ पर इन पंक्तियों में? बोली,
मैं धन्य हुई जो यहाँ भूल कर आई, हे देवी तुम्हारी ममता बस मुझे खींच लाई। और अगला प्रश्न है, ये सरदा के हृदय में ममता भी कूट कूट कर भरी है, क्योंकि मानव भी उसका पुत्र था, उसके प्रति अच्छा भाव था, मानव उसकी गोद में आके बैठ जाता है, कूट कूट कर भरी हुई है। वह समस्त सारस्वत वासियों को अपनी संतान समझकर उन पर अपना प्यार लुटाती है, उन सभी को समाज न कहकर परिवार कहती है। ये उसका सरदा का चरित्र चित्रण था। और अगला प्रश्न है ईड़ा का चरित्र चित्रण। आनंद सरक के आधार पर ईड़ा का चरित्र चित्रण कीजिए। ईड़ा कामयानी महाकाव्य की दूसरी नारी पात्रा है। जो प्रसाद जी ने महाकाव्य में ईड़ा को किसका प्रतीक बताया है? बुद्धि का, तर्क वितर्क का, बुद्धि का प्रतीक माना है। महाकाव्य का अंतिम सर्ग में आनंद में ईड़ा से शुरू होता है, उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। आनंद सर्ग में ईड़ा को बड़ा ही बुद्धिमान बताया है, विवेकशील बताया है, कर्मपरायण नारी के रूप में चित्रित किया है। बुद्धिमान, विवेकशील, कर्मपरायण नारी के रूप में चित्रित किया है। आनंद सर्ग के आरंभ में वह अपनी कर्मशीलता का परिचय देते हुए मानव के सहयोग से सारस्वत नगर की व्यवस्था को पुनः सुचारू रूप से व्यवस्थित कर देती है, क्योंकि वहां लड़ाई झगड़ा संघर्ष होने के कारण अस्त व्यस्त हो गया था। तो ईड़ा ने मानव के सहयोग से दोबारा से सुचारू रूप से कर दिया था। और मन्नू और श्रद्धा की खोज में कैलाश पर्वत की यात्रा करते समय वह यात्री दल का नेतृत्व कर सभी का मार्गदर्शन करती है। अपनी बौद्धिकता का परिचय देते हुए वह रास्ते में एक बालक के प्रश्नों का उचित उत्तर भी देकर उसकी जिज्ञासा को शांत करती है। वह यह भी बताती है कैलाश पर्वत की यह यात्रा सभी पापों का नाश करने वाली है। तो यहाँ क्या कहती है? सारस्वत नगर किसी निवासी हम आए यहाँ यात्रा करने, व्यर्थ रिक्त जीवन घट, जो हमारा जीवन क्या है? व्यर्थ है, रिक्त है, उस घट को पीयूष माने अमृत रूपी जल से भरने के लिए आए हैं। वृषभ धर्म प्रतिनिधि उत्सर्ग करेंगे जाकर, चीर मुक्त निर्भय स्वच्छंद सदा सुख पाकर। जो वृषभ था, धर्म का प्रतिनिधि था, उत्सर्ग माने उसका हम त्याग कर देंगे, वह निर्भय होकर स्वच्छंद वहां सुख पाएगा। आगे कह रहे हैं एक और प्रश्न है, प्रसाद के प्रकृति प्रेम को आनंद सर्ग के आधार पर स्पष्ट कीजिए। प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामयानी में प्रकृति प्रेम से ओतप्रोत महाकाव्य है। कामयानी युग जो छायावादी युग में ही हिंदी कविता में प्रकृति का चित्रण को व्यापकता प्राप्त हुई है। प्रकृति के सुंदर, मनोहारी, मुग्धकारी चित्र भी अंकित किए गए हैं। प्रसाद जी छायावाद के आधार स्तंभ हैं, वही प्रवर्तक हैं छायावाद के। आनंद सर्ग में उनकी प्रकृति प्रेम जगह जगह पर देखने को मिलता है। कैलाश पर्वत पर जो कैलाश यात्रा करते हुए सारस्वत के आते हैं, करते हुए तलहटी में उतरते हुए यात्री कवि ने जो वर्णन किया उस तलहटी का, उसका प्रकृति प्रेम साक्षात परिणाम है। यहाँ करता है उन पंक्तियों में, उनकी तलहटी मनोहर श्यामल तरंग विरूष वाली है, नव कुंज गुहा ग्रह सुंदर हद से भर रही निराली है। वह मंजरिया का काकन कुछ अरुण पीत हरियाली है, प्रति प्रव सुमन संकुल थे, छिप गई उन्हीं की डाली। तो इसी प्रकार प्रसाद जी ने प्रकृति के अनूठे रूपों को शब्द प्रदान करते हुए उनका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। शाम के समय सूर्य का कैलाश पर्वत के पीछे छिप जाना और कैलाश पर्वत का योगी की भांति दिखना अपने आप में प्रकृति की अनूठी छटा का उदाहरण है। जैसे दिनकर गिरी के पीछे अब हिमकर था, हिमकर माने चंद्रमा चढ़ा गगन में, कैलाश प्रदोष पर बा में सिर बैठा किसी लगन में, यानी कि कोई तपस्या कर रहा है। अगला है सारस्वत नगर के निवासियों और ईड़ा की कैलाश यात्रा का क्या लक्ष्य था? तो ये 5-4 नंबर का आएगा। सारस्वत के
वासी आपसी वैमनस्य को त्याग कर एक परिवार की तरह मिलकर मनु और श्रद्धा के दर्शन करने हेतु ईडा के संग कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं। उनकी यात्रा का एकमात्र लक्ष्य मनु और श्रद्धा के दर्शन करना है। कैलाश यात्रा करना अपने सभी पापों का अंत करना था। ईडा अपनी लक्ष्य की पुष्टि हेतु श्रद्धा से कहती है कि उसे उस तपोवन के गुणों का भली भांति भाव है कि वह सभी पापों को नष्ट करने वाला है। इस स्थान पर जो भी व्यक्ति यात्रा करने आता है वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसे परम आनंद की अनुभूति होती है। कामयानी महाकाव्य में आनंद सर्ग में ईडा के निम्नलिखित स्पष्ट होता था, अपनी बात को कह देता, हम एक कुटुंब बनाकर यात्रा करने आए हैं। सुनकर इस दिव्य तपोवन जिसमें अब अग छूट जाए, अग माने पाप यहाँ पर छूट जाएंगे। इस कैलाश पर्वत की यात्रा करने से मनुष्य के सब पाप दूर हो जाते हैं, इसलिए सभी यात्रा करने गए। और अगला प्रश्न है, आनंद सर्ग में कवि ने कैलाश पर्वत की सुंदरता का कैसा वर्णन किया है? इसका वर्णन कीजिए। कवि ने कामयानी महाकाव्य में आनंद सर्ग में कैलाश पर्वत का बड़ा ही मनोहारी और आकर्षक चित्रण किया है। कवि मानता है कि, क्या मानता है? कैलाश पर्वत हरियाली का केंद्र बिंदु है। वहाँ वृक्ष और लताओं पर पराग से भरी कोमल कलियां और फूल झालर के समान शोभायमान होती रहती है। पराग के भार से दब जाने के कारण फूल और लताओं से टूटकर भूमि पर गिर जाते हैं। आगे कहता है, थे डाल डाल में मधुमय मृदु मुकुल बने, झालर से रस भार पर फूल सुमन सब धीरे धीरे बरसे। जो सुमन फूल थे वो रस के भार से धीरे धीरे नीचे गिर रहे थे। और जो बर्फ के टुकड़ों भी कैलाश पर्वत पर चंद्र प्रकाश से दीप्त होने के कारण ऐसे चमक रहा था, जो बहुत ही आकर्षक प्रतीत हो रहा था, जैसे मणियों से बना दीपक अपना प्रकाश फैला रहा हो। कवि कैलाश पर्वत की सुंदरता का बखान करते हुए बताता है कि रात के समय चंद्रमा की अनुपम किरणें कैलाश पर्वत पर आकाश में नृत्य करने वाली अप्सराओं के समान लग रही थी। कैलाश पर्वत की सुंदरता देखने पर ऐसा लगता था जैसे पत्थरों और बर्फ से ढकी प्रकृति हष्ट-पुष्ट और प्रकृति और सौंदर्य से परिपूर्ण हो गई हो। कवि के द्वारा कैलाश पर्वत की सुंदरता का वर्णन निम्नलिखित पंक्तियों से किया गया है। मासल सी आज हुई थी हिमवती प्रकृति पाषाणी, उस लास रस में विहल हस्ती सी कल्याणी। यानी कि जो पर्वत हिमालय कैलाश पर्वत का पर्वत कैसा लग रहा था, जैसे प्रकृति बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही थी। मस्त सी, मासल सी, लाश एक प्रकार का गोलाकार में रसिया करते हैं, उसमें विहल होकर कल्याणकारी के रूप में हंस रही है। वह चंद्र किरीट, चंद्र का मुकुट धारण करके रजत नख पर संपादित पुरुष पुरातन जैसे भगवान शिव मुकुट धारण करके बैठा हो। देखता मानसी गोरी लहरों का कोमल नर्तन। जो मानसी क्या है? मानसरोवर पर जो लहरें नृत्य कर रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे पार्वती उन पर नृत्य, कोमल नृत्य कर रही हो। तो ये कैलाश पर्वत का अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।